वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डीएनए और क्रोमोसोम से रिलेटेड थोड़ी सी बेसिक्स रिवाइज की थी। अपनी चैप्टर को मज़ीद कंटिन्यू करने से पहले हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं। 1865 में मेंडल ने अपने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। तब तक उसको क्रोमोसोम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि क्रोमोसोम 1882 में डिस्कवर हुए थे। 1900 में ये आइडिया दिया गया था कि जो जीन्स होती हैं हो सकता है वो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हो। तब तक साइंटिस्ट के लिए जीन का वर्ड नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था। जीन जो है एज अ वर्ड 1902 में आया था, लेकिन ये आइडिया ज़रूर था कि जीन्स एग्जिस्ट करती हैं। इनको दूसरे नामों से पुकारा जाता था, एलिमेंट्स या फिर हेरिडिटी फैक्टर्स। इस आइडिया को प्रूव करने के लिए उनके पास किसी किस्म का कोई एविडेंस नहीं था। इसके बाद 1902 में ये देखा गया कि जो जीन्स का बिहेवियर होता है वो बिल्कुल सिमिलर है, या यू कैन से पैरेलल है बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम के। जीन्स भी उन्हीं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो कर रही हैं जिनको क्रोमोसोम फॉलो करते हैं, राइट। लेकिन स्टिल साइंटिस्ट ये फिर भी नहीं कह रहे थे श्योरिटी के साथ कि जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। इस बात का जो एक प्रॉपर एविडेंस था वो मिला इनको 1910 में, जब टी.एच. मॉर्गन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर काम कर रहे थे और उन्होंने डिस्कवर किया कि जीन जो होती है वो वाकई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को अप्रूवल मिला, और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये थी कि चूंकि जीन्स जो कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हैं, चूंकि वो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स आर कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी, राइट। सो इससे रिलेटेड और थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर 1 लेक्चर 2, डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल। इस बात को प्रूव करने के अब साइंटिस्ट जो हैं उनके पास ये इंफॉर्मेशन ज़रूर थी कि एक क्रोमोसोम प्रोटीन और डीएनए दोनों से मिलकर बना होता है, लेकिन उनको इस बात का आइडिया नहीं था कि जीन्स असल में क्या होती है। क्या जीन्स प्रोटीन के रीजन को कहते हैं या फिर जीन डीएनए के रीजन को कहते हैं। क्रोमोसोम में दोनों चीजें हैं ना। सो दे डोंट नो कि जीन्स जो है वो क्या हैं, आर दे रीजन ऑफ डीएनए और दे आर द रीजन ऑफ प्रोटीन। इस बात को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने या जेनेटिसिस्ट ने उस वक्त के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पे काम शुरू किया, और 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स जो हैं हम इनको आज डिस्कस करेंगे, और वही आपकी बुक में भी हैं। सबसे पहले 1928 में ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है और फेमस भी है, ईजी भी बहुत है। नेक्स्ट 1944 में ऑसवाल्ड एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट है। ये तीनों साइंटिस्ट ने एक ही काम किया था। देन 1952 में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कन्विंसिंग एक्सपेरिमेंट जो था वो अल्फ्रेड हार्शे और मार्था जेस का एक्सपेरिमेंट था, जो कि उन्होंने बैक्टीरियोफेजेस पे किया। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले एक्सपेरिमेंट के साथ, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट स्टडी करने से पहले हम थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टडी देख लेते हैं इसकी। ग्रिफिथ ने जिस ऑर्गेनिज्म पे काम किया था, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम किया था, वो था स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। ये एक बैक्टीरिया है और इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, ये यू कैन से 2 टाइप्स होती हैं। माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में कहा जाता है कि 2 स्ट्रेन्स होते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं आर टाइप और एक को कहते हैं एस टाइप। अब लिखा भी हुआ है सामने कि आर टाइप और एस टाइप, इनके ये नाम किस बेस पे दिए गए थे। आर टाइप स्टैंड्स फॉर रफ एंड एस स्टैंड्स फॉर स्मूथ। अब ये रफ और स्मूथ का क्या चक्कर है? एक्चुअली जब भी किसी बैक्टीरिया को एक्सपेरिमेंट में यूज़ करना होता है तो उसको सबसे पहले लेबोरेटरी में ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। उसको ग्रो करवाने का तरीका क्या है कि एक पेट्री प्लेट ली जाती है, ठीक है। पेट्री प्लेट के ऊपर उस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जितना भी न्यूट्रिशनल मीडियम चाहिए होता है वो डाला जाता है, और उसके बाद उसके ऊपर बैक्टीरिया को इनोकुलेट किया जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया को देन थोड़ी यू कैन से ओवरनाइट इंक्यूबेशन पे रखा जाता है, मतलब स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रखा जाता है ताकि वो ग्रो करे, ठीक है। और जब नेक्स्ट डे या एक प्रॉपर टाइम के बाद उसको देखा जाता है तो बैक्टीरिया ने पूरी पेट्री प्लेट पे एक कॉलोनी बनाई होती है, ठीक है, मतलब जिसे कहते हैं लॉन बनाया होता है, ग्रो कर चुका होता है। अब जो आर टाइप बैक्टीरिया था, जब उसकी कॉलोनी को ऑब्जर्व करते हैं तो वो रफ इन अपीयरेंस होती है, जैसे ये लाइट ग्रीन कलर में शो हो रही है, ठीक है। और जो एस टाइप थी उसकी जो कॉलोनी थी वो दिखने में स्मूथ थी, ठीक है। तो इस बेस पे इनको कहा गया एस टाइप और आर टाइप। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए वो है विरुलेंस का, ठीक है, या विरुलेंट फॉर्म। अब विरुलेंस क्या होती है? विरुलेंस होती है द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म
टू इन्फेक्ट द होस्ट और टू कॉज डिजीज, यानी कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने होस्ट में या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिजीज कॉज कर सकता है या उसको इन्फेक्ट कर सकता है या उसमें उसकी डेथ कॉज कर सकता है। अगर वो कर सकता है तो हम उसको कहते हैं विरुलेंट फॉर्म, और अगर वो नहीं कर सकता तो हम उसको कहते हैं बिनाइन फॉर्म। ठीक है, ये याद रखना। अब एक्सपेरिमेंट पे थोड़ी नज़र डालते हैं। एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया था कि दोनों जो बैक्टीरिया की फॉर्म थी सेपरेटली माइस के साथ उसने माइस में इन बैक्टीरिया को इनोकुलेट करवाया था और देखा था कि क्या ये दोनों फॉर्म्स विरुलेंट हैं या फिर बिनाइन हैं। ठीक है, और सबसे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है इसकी। पहले एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि जो एस फॉर्म थी वो बैक्टीरिया उसने हेल्दी माइस में इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, और थोड़े टाइम बाद माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। इससे उसने ये कंक्लूजन निकाला कि चूंकि एस बैक्टीरिया ने डेथ कॉज कर दी है तो हम कह सकते हैं कि एस फॉर्म जो है वो विरुलेंट फॉर्म है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उसने हेल्दी माइस में आर बैक्टीरिया इनोकुलेट करवाए, आर टाइप, और माइस की डेथ नहीं हुई। ठीक है, सो सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि आपकी जो आर फॉर्म है वो बिनाइन फॉर्म है, वो डिजीज, डेथ या इन्फेक्शन कॉज नहीं करती। थर्ड एक्सपेरिमेंट में इसने ये किया कि एस फॉर्म वाले जो बैक्टीरिया थे जो पहले एक्सपेरिमेंट में विरुलेंट प्रूफ हुए थे उसने उनको हीट किल किया। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं और टेम्परेचर ज़्यादा करें या कम करें तो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर से। तो हीट किल करने के बाद उसने वो जो हीट किल्ड बैक्टीरिया थे वो माइस में इंट्रोड्यूस करवाए, लेकिन इस दफ़ा माइस की डेथ नहीं हुई। ठीक है, तो सिंपल सा कंक्लूजन अगेन यही है कि हीट किल जो एस होती है, एस फॉर्म होती है, वो बिनाइन होती है, वो डिजीज कॉज करने की कैपेबिलिटी नहीं रखती। फोर्थ एक्सपेरिमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से ये किया कि जो हीट किल्ड एस बैक्टीरिया थे और जो लिविंग आर थे, ठीक है, दोनों को इकट्ठा इनोकुलेट करवाया माइस के साथ। ठीक है, और इसके लिए जो रिजल्ट था वो बहुत सरप्राइजिंग था कि लिविंग आर सेपरेटली डेथ कॉज नहीं कर रहा था और हीट किल्ड एस भी डेथ कॉज नहीं कर रहा था, लेकिन जब इन दोनों को मिला के इसने माउस को दिया तो माइस की डेथ हो गई। ठीक है, इससे उसने ये नतीजा निकाला कि जो डेड एस बैक्टीरिया थे उन्होंने किसी तरह जो आर फॉर्म थे उनको विरुलेंट बना दिया। ठीक है, यानी कि उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, और इसी चीज को उसने कहा था ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, कि समहाउ जो विरुलेंस की इंफॉर्मेशन थी वो एस बैक्टीरिया से आर बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो गई और आर बैक्टीरिया विरुलेंट हो गई। उसको ये नहीं पता था कि क्या चीज ट्रांसफर हुई है। ठीक है, लेकिन उसको ये पता था कि कोई ऐसा एजेंट है जिसने ये काम किया है। इस चीज को उसने कहा ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, और जिसने ये काम किया था, मतलब जिस मॉलिक्यूल ने, उसको उसने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट का।